बाकी लोग जो है कीड़ा जैसा रहता है। इधर जो मुंबई से लगा हुआ सिटी है वसई विरार, लेकिन इधर जो मूल जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा सब बिल्कुल एकदम नहीं है। इधर लोग सहन करके रहते हैं। फिर भी अभी मोदी सरकार आने के बाद 10 साल में जो भी सरकार का जो सब योजना है वसई विरार में भी लागू है। जो स्वच्छता का विषय होने दो, पानी का विषय पे भी आज अभी संसद का मीटिंग होके मैं आया तो संसद ने बोला उधर उन्होंने दिल्ली से क्या क्या योजना इधर लाके नगर पालिका का थ्रू इम्प्लीमेंट किया वगैरह। तो कार्यकर्ता इतना जी जान से काम करते हैं कि एक आदर्श का पीछे इतना डट के रहते हैं कि जान जाएगा तो भी चलेगा। हम संघ का है जो ये विचारधारा का साथ हम जुड़ा है करके। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रीमेक नेतृत्व। मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका इस पॉलिटिक्स के सीरीज़ में। और आज हम पहुंचे हैं वसई में। आज हमारे साथ के बी उत्तम सर। तो सर कैसे हैं आप? नमस्कार, अच्छा है जी सर। तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आपकी लाइफ कैसी थी? आपने कैसे कैसी चीज़ों का फेस किया अपने यंग एज में? मैं साउथ का केरल राज्य का एक छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ और वहाँ पर सरकारी स्कूल में 10वीं पास किया और 8वीं 7वीं कक्षा से लेके संघ का शाखा में जाना शुरू था, आरएसएस का। और उसका बाद संघ का जवाबदारी था। 10वीं में पढ़ने का टाइम पर संघ का जवाबदारी था। संघ का मंडल कार्य करके सामाजिक काम जो शुरुआत किया संघ का मंडल कार्य करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। 12वीं में पढ़ने का टाइम पर कुछ कारण से गांव छोड़ना पड़ा उधर से। फिर मुंबई में वसई में आके रहने का हो गया। वसई में मुझे लगता है 1986 में वसई में आया। फिर 3-4 साल भाईंदर में एक फ़ोटो स्टूडियो में काम करता था। फिर खुद का स्टूडियो चालू किया वसई में। साथ साथ में संघ का काम भी मेरा चालू ही रहता था। मुंबई में भी आके पहले वसई में आके संघ का ही लोगों को मिला और संघ का शाखा में जाना, संघ का काम करना शुरू था। फिर संघ से मुझे बीजेपी में काम करने का ऐसा बोला, बीजेपी का काम शुरू करो। वसई विरार में बीजेपी का काम बहुत स्लो चलता था, तो बीजेपी का काम अभी भी वो उस टाइम जो इधर का अध्यक्ष था प्रफुल्ल भाई सेठ करके, अभी भी वो जिंदा है, 90 साल उसका हो गया। उनका हाथ का नीचे वार्ड का अध्यक्ष और शहर का सचिव, शहर का खजिंदार, ऐसा छोटा छोटा अलग अलग पोस्ट में काम किया। बाद में मुझे लगता है 2010 में मुझे यहाँ का शहर अध्यक्ष करके जवाबदारी दिया वसई रोड का। उस टाइम पर वसई में बीजेपी का कोई कार्यालय वगैरह था नहीं और कार्यकर्ता भी गिना चुना कार्यकर्ता था। कुछ आंदोलन वगैरह करने का टाइम पर 8-10 लोग जमा हो गया तो बहुत मतलब बढ़िया हो गया ऐसा समझता था। लोग तो हंसता था, नाका पे खड़ा रह के अपन कुछ कर मतलब आंदोलन वगैरह करते तो लोग देख के हंसता था। और इधर जो जिस पार्टी का प्रभाव है, ये जो माफिया हितेंद्र ठाकुर का, तो उनका प्रभाव ज़्यादा था महापालिका में। उसका विधानसभा में विधायक उनका रहता था। तो उन लोग भी हमको बोलता था तुम कभी इधर बीजेपी आएगा नहीं, तुम क्यों एक काम करते हैं हमारा साथ आओ करके। लेकिन मैं जिस गांव से आते केरला, वहाँ पर आज भी बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन संगठन का काम एक नंबर का उधर चलता है। सबसे ज़्यादा संघ का प्रचारक केरल से निकलते हैं और संगठन का काम केरल में अच्छी तरह चलते हैं। और उधर संघर्ष भी बहुत होते हैं। उधर कन्नौर करके जिला है, कम से कम 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का उधर सीपीएम का लोगों ने हत्या किया है। फिर भी उधर काम चलते। उधर तो जिला का ऑफिस बीजेपी का जो जिला कार्यालय अमित भाई शाह ने उद्घाटन किया अभी 3-4 साल पहले, मैं भी गया था। 4 माले का जिला कार्यालय उधर बीजेपी का। तो कार्यकर्ता इतना जी जान से काम करते हैं कि एक आदर्श का पीछे इतना डट के रहते हैं कि जान जाएगा तो भी चलेगा। हम संघ का है जो ये विचारधारा का साथ हम जुड़ा है करके। तो उधर से आया। मुझे इसके लिए इधर नगर सेवक चुन के नहीं आया, नहीं तो एमएलए नहीं आया करके मुझे निराशा नहीं है, क्योंकि ऐसा जगह पर काम करना में और अच्छा लगता है। क्योंकि काम खड़ा करने का एक अपन को चैलेंज होता है ना। जिधर अपना काम अच्छा चलता है उधर तो कोई मतलब करना जैसा नहीं रहता है। और इधर अपन को शुरुआत से संघर्ष ही करना था वसई में। आज भी वो संघर्ष चालू है। आपने वसई को क्यों चुना? क्योंकि उसका एक कारण, मेरा सिस्टर इधर रहता था, मेरा बड़ी बहन है, उनका शादी करके उनका हस्बैंड और वो परिवार वसई में रहता था, इसके लिए वसई में आना हुआ। और लेकिन मेरे को आज वसई सबसे अच्छा लगता है, बाकी किधर मुझे जाने का दिल नहीं लगता। वसई बोला तो एक छोटा सा केरला का ही रूप है। केरला पूरा समुद्र किनारा, नारियल का झाड़
और पूरा मतलब जो सिचुएशन जो भूगोलिक जो दिखता है पूरा, जी जी वो सही मिनी केरला मिनी गोवा जो बोलते हैं ऐसा वसई, और वसई का लोग भी बहुत अच्छा है। जी। वसई में अभी तक बीजेपी इतना उभर के क्यों नहीं आ पाई है? नहीं, उसका कई कारण है। एक कारण जो है, इधर जो इनका जो दबदबा रहता था, ये जो ठाकुर कंपनी जो हितेंद्र ठाकुर और उनका जो बहुजन विकास आघाड़ी का, तो मैं जब ये आया वसई में तो इधर तो कोई भी पार्टी का लोग उनका विरोध में बोलने को भी डरता था, कि बोलते तो उसको मतलब उनको ऊपर मतलब बहुत सारा अत्याचार होता था, तो लोग डरता था उनका विरोध में बोलने के लिए। तो मैं आया तभी उनका फर्स्ट इलेक्शन जो विधानसभा का जो चुनाव है वो हाथ का पंजा पे लड़ा था जी हितेंद्र ठाकुर। तो एक्चुअली ये सब शरद पवार का ही सब मेरे को लगता है देना इन लोग। तो बाद में फिर इन लोग अपना पक्ष बना के, और उन्होंने सभी पार्टी का लोगों से इन लोग ने कॉम्प्रोमाइज़ करके, मुझे लगता है ऐसा कि कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, इवन भारतीय जनता पार्टी हो, वो बढ़ने का मतलब इन लोगों ने ऐसा व्यू रचना करके रखा है कि इधर कोई भी दूसरा पार्टी अभी, लेकिन वो सिचुएशन चेंज हो गया। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक नंबर पे पार्टी का काम जी चालू है, जी जी संगठनात्मक काम अच्छा चालू है। और इधर खास करके जो परप्रांत दिए वसई विरार में, उत्तर भारतीय है, गुजराती, मारवाड़ी, साउथ इंडियन, बंगाली, मतलब हर प्रांत का लोग इधर है वसई विरार में। तो अभी उनका इतना मुझे नहीं लगता है वो पकड़ है पहले जैसा। तो अभी जो लास्ट इलेक्शन में भी संसद का जो इलेक्शन है खासदार का, उसमें भी बीजेपी को अच्छा खासा लीड मिला था अपना जो वसई स्टेशन परिसर में। तो लोग अभी खुलकर उनका जो उनको भी समझ में आते हैं, जो पूरा दुनिया में देश भर में विकास हो रहा है, वसई विरार क्यों पीछे है, 25 साल पीछे। इधर रास्ता नहीं, पानी का समस्या बहुत है, प्लानिंग नहीं है, कुछ भी प्लानिंग मतलब जो व्यवस्थित प्लानिंग होना चाहिए। खाली इनका बिल्डिंग माफिया 24-24 माले का टावर बना के डाल देने का, और बाकी लोग जो है कीड़ा जैसा रहता है। इधर जो मुंबई से लगा हुआ सिटी है वसई विरार, लेकिन इधर जो मूल जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा सब बिल्कुल एकदम नहीं है। इधर लोग सहन करके रहते हैं। फिर भी अभी मोदी सरकार आने के बाद 10 साल में जो भी सरकार का जो सब योजना है वसई विरार में भी लागू है। जो स्वच्छता का विषय होने दो, पानी का विषय पे भी आज अभी संसद का मीटिंग होके में आया, तो संसद ने बोला उधर उन्होंने दिल्ली से क्या क्या योजना इधर लाके नगर पालिका का थ्रू इम्प्लीमेंट किया वगैरह। लेकिन फिर भी वसई विरार विकास का विषय में बहुत पीछे है। लेकिन अभी मुझे बहुत उम्मीद है, अभी आने वाला लोकसभा इलेक्शन होने दो, उसका बाद होने वाला विधानसभा इलेक्शन और महापालिका इलेक्शन में महायुति का इधर एक नंबर का विजय होएगा। क्योंकि लोग अभी राह देख रहे हैं उनको इनका बदला लेने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में महायुति का इधर अच्छा खासा परिणाम आने वाला है। आपको क्या लगता है वसई 5 साल या 10 सालों में कहाँ रहेगा? नहीं, अभी देखो, मैं जब भी वसई में आया तो न्यू बॉम्बे कुछ भी नहीं था, न्यू जी, बॉम्बे जी, नील था एकदम। जी जी तो उस टाइम वसई न्यू बॉम्बे का तुलना में बहुत आगे था। जी और वसई का एक अपना पहचान है महाराष्ट्र में। वसई का जो ग्रामीण एरिया है, इधर का जो सुखेली है, जो छापा फूल है, माजियप्पा का जो वर्चस्व है, मतलब वसई का एक अलग पहचान है पूरा महाराष्ट्र में। लेकिन ये जो माफिया का वजह से पूरा वसई विरार को पूरा इन लोगों ने ऐसा, ये माफिया राज में इन लोगों ने पूरा क्या बोलते ख़त्म कर दिया, वसई का जो अस्तित्व ख़त्म कर दिया पूरा। तो आज इधर 1 बेडरूम का जो फ्लैट लेने को समझो 40,000 45 लाख में मिलते जी हैं। जी जी तो 1 करोड़ का ऊपर ज़्यादा भाव हो गया न्यू मुंबई में। तो इतना फ़र्क हो गया वसई और न्यू मुंबई में। और ठाणा सिटी कितना डेवलप हो गया, इवन बाजू में मीरा रोड कितना डेवलप हो गया। जी लेकिन वसई विरार में कुछ डेवलपमेंट नहीं, कोई बड़ा ब्रांडेड बिल्डर इधर आने को डरते इन लोग से। तो किन से? यही जो इधर का जो सत्ताधारी लोग हैं उनका डर से इन लोग, कोई बड़ा बिल्डर आता नहीं है इधर, और इनका ही सब आजू बाजू का लोग ही इधर सब डेवलपमेंट आप करते नाम लेना चाहते हैं किसी का? हैं बिल्डर का। नहीं, जो बिल्डर्स को डराते हैं, जिससे नहीं, वसई आगे डराते नहीं ऐसा नहीं बोलते, इनका ही सत्ता है ना इधर। ये जो बहुजन विकास आघाड़ी जो हितेंद्र ठाकुर और उनका ही सत्ता है इधर। जी तो उनका डर से कोई इधर बड़ा बिल्डर तो कोई आता नहीं है। मतलब बॉम्बे का जितना ब्रांडेड बिल्डर है वो जी कोई सर। इधर आता नहीं है। जी जी एक जन आके वो कौन सा सिटी बनाया, ग्लोबल सिटी बनाया, उधर आज भी पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। वो बिल्डर तो छोड़ के माल बेच के चला गया, इनका साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जी सर। तो ये सब स्थिति है इधर का। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आप वसई में आकर आपने जो शुरुआत की है,
आपको जब आपने स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स में आए तो जभी और अभी में क्या फ़र्क आया है वसई में? अभी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग नया लोग जुड़ा है, सब पार्टी से बीजेपी में लोग आ रहे हैं। पहले मैं आया तभी मैं बोला ना, गिना चुना 10-12-15 कार्यकर्ता रहता था। जी। आज का तारीख में सब बूथ में अपना काम है। ये वसई स्टेशन परिसर में मुझे लगता है 116-120 बूथ है, 14 वार्ड है। तो 14 वार्ड में भी अपना कार्यकर्ता, भरपूर कार्यकर्ता है। कार्यालय पहले तो एक कार्यालय मैं अभी 2010 में खोला था, उसका बाद तो अभी मुझे लगता है 6-7 कार्यालय बीजेपी का वसई स्टेशन परिसर में हो गया। कार्यकर्ता भरपूर है, महिला कार्यकर्ता भी भरपूर है और काम अच्छा, मतलब अभी जो मोदी जी का प्रभाव भी आ गया तो काम एकदम फास्ट चलने लगा अभी। जी, जो बीच में लॉकडाउन आया था तो आप लोगों ने कुछ किया था, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स अपने घर से निकलने में डर रहे थे। उस समय में कोई बहुत गिन चुन के लीडर्स थे जो बाहर निकले थे, लोगों ने लोगों की हेल्प किए थे और आगे बढ़े थे। तो आप उसमें से थे या फिर आप भी बैठे थे घर पे? नहीं, मेरा जो स्वभाव है बचपन से, जो सेवा, जो बीजेपी का नारा है सेवा ही संगठन, जो खाली वो माइक में भाषण करने का, बड़ा बड़ा ऑफर देने का, झूठा ऑफर देने का, वो हमारे से नहीं है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन कोविड का टाइम पर मुझे याद है, जो जनता कर्फ्यू करके मोदी जी ने आह्वान किया था सब जी, लोग घर जी, पर, जी। वो दिन मैं एक दिन घर पे था। दूसरा दिन मैं सब जगह पे बाम्बू वगैरह लगाया था, पुलिस बैठा था, लेकिन कैसे भी करके मैं मेरा ऑफिस में आया और हमारा जो सांसद है गावित साहब को मैं फ़ोन करके बोला, सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है, जो रोज़ कमा के खाने वाला का हालत ख़राब है, काम धंधा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बहुत गंभीर अवस्था है। तो मैं बोला ऐसा ऐसा मुझे ऑफिस खोलना है, कुछ तो काम करना है अपन को। तो उन्होंने फिर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बोला ये ऑफिस खुला रहेगा। फिर उन्होंने खुद रोज़ 12-12:30 बजे खासदार राजेंद्र गावित अपना कार्यालय में आता था, बैठ के अपन प्लानिंग करता था। शुरुआत में हम लोगों ने पूरी बाजी बना के जो रोज़ जो काम करता था, ये जो बिल्डिंग का वगैरह काम जी, करते जी, हैं, जी। उन लोगों को जाके वर्कर्स। बांटता था। फिर एक दिन उस टाइम का जो तहसीलदार मुझे बोला, अरे आप एक टाइम खिलाएगा लेकिन बाकी टाइम क्या करेगा? उससे अच्छा आप 5 किलो चावल और 1 किलो दाल का किट बनाओ, तो कम से कम उन लोग 5-6 दिन तो खींचेगा कैसे भी करके, दिन में एक बार खा के। तो हमने, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेल का जो 2-4 पदाधिकारी था, ज्योतिष नंबियार है, विनोद है, रितेश करके, तो हम लोगों ने चर्चा किया। फिर एक होलसेल व्यापारी का पास जाके बात किया और उन्हीं का अकाउंट नंबर हमने शेयर किया। इंडस्ट्रियल लोग हैं जो अपना वेल विशेष है, उनको शेयर किया। एक किट का इतना रुपये होता है, आप कितना मदद कर सकते हैं? आप यकीन नहीं करेगा, 3-4 दिन का अंदर कम से कम 4-5 लाख रुपये उसका अकाउंट में आया। और दिन भर हम लोगों ने पूरा वसई तालुका में जिधर से रिक्वायरमेंट आता था, गावित साहब को भी, सांसद को भी कोई फ़ोन करेगा तो सांसद मेरा नंबर देता था, जी। करके पूरा तालुका में एक बार नहीं, फ़ोटो निकालने के लिए एक बार करके फ़ोटो निकालना वो नहीं था, कंटिन्यूस अपन ने हेल्प किया। और तभी अपोजिशन लीडर देवेंद्र जी था, और देवेंद्र जी से भी डे टू डे कनेक्शन में रहता था। देवेंद्र जी भी उस टाइम बहुत प्रोत्साहन दिया, काम करो, अच्छा काम है करके। फिर वैक्सीनेशन का भी बहुत बड़ा मुद्दा था, तभी स्टार्टिंग में वैक्सीन का भी शॉर्टेज था, तो एक सेंटर में 200 डोज वगैरह आता था। तो भी मैं बोलते हैं जो भोजन का ही ताबे में था, ज़्यादातर सेंटर उनका ताबे में था, और वो रात को लाइन लगाता था। अभी लोग ऐसा भूल गया वो दिन का जो जितना तकलीफ था, अभी जो याद नहीं आता होगा, लेकिन मैं बोलता हम बीच बीच में वो याद करना जरूरी है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहा था, तभी वैक्सीन लिया तो बच जाएगा ये सोच में, तो रात को जाके लाइन लगाता था। सवेरे 3-4 बजे टोकन देके, तो किसी किसी को तो बोलते ख़त्म हो गया, टोकन ख़त्म हो गया, फिर घर पर जाता। तो मुझे कई लोग आके बोला, अरे तुम लोग भी कुछ सेंटर चालू करो करके। तो गावित साहब को ये विषय बोला मैंने, तो गावित साहब ने आयुक्त को बोला, ऐसा अयप्पा मंदिर है इधर वेस्ट में, उधर बहुत बड़ा सभागृह है, पार्किंग का जगह है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है आप लोग करते तो करो, जगह हम देते करके बोला। तो गावित साहब ने कोशिश किया, लेकिन भोजन का लोगों ने बहुत नहीं देने के लिए बहुत कोशिश किया। 1.5 महीना घुमाने का बाद फिर दिया, वो देने का बाद उधर हमने कम से कम मुझे लगता है 12,000 से ज़्यादा लोगों को, पूरा विरार से, नलसपरा से, सब जगह से लोग आता था अपना पास, उधर आके वैक्सीन लिया। और पहला डोज भी लिया, सेकंड डोज भी लिया। और लास्ट में मुझे लगता है वसई विरार महापालिका का प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ये एक ही सेंटर था अपना, क्योंकि वो इतना अच्छी तरह अपन चलाया उधर, और सभी लोगों ने उसका, मतलब सभी को उसका फ़ायदा मिला। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था, कोई जात पात नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन व्यवस्थित अपन सिस्टमेटिक वो सेंटर चलाया था। और ये जो
लोग जो चल के भी जा रहा था बहुत लोग, जी जी जी, अपने गांव। हाईवे से बहुत ऐसा लाइन लगा था, पब्लिक सब चल के जा रहा था। उस टाइम हम तलासरी में एक कैंप लगा था स्कूल में, तो गावी साहब का बोलने पर उधर भी जाके हम लोगों ने चावल वगैरह सब जो कैंप के लिए भी, क्योंकि उधर जो आदिवासी बस्ती है उधर उनके पास खुद को खाने को नहीं है तो कैसे खिलाएगा, तो गावी साहब बोला ऐसा ऐसा है, तो हमने इधर से टम्बो भर के माल उधर भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जिधर 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 से रिक्वायरमेंट आया था, और उसमें एक खास दूसरा भी एक मुद्दा मुझे बोलना है, जो किन्नर समाज का लोग है, किन्नर जो समाज है वो दुकान सब बंद है, उसको कुछ इनकम नहीं है, तो इधर संतोष भवन करके जगह है नाला सपोरा में, तो उधर बहुत सारा मतलब 250-300 लोग रहते हैं उधर, तो अपना भी ऑफिस में हफ्ता में एक बार आते हैं लोग, तो मेरा संपर्क में था, तो मैंने उन लोग को फ़ोन किया, क्या तुम्हारा हालत है, खाने को है क्या, मैं लेके आते बोला, तो उन लोगों ने देखो उनको कितना प्रेम है, वो बोलते आप लोग मत आओ इधर, क्योंकि डर था ना तभी, किधर भी जाना, बोलते हमारा एरिया थोड़ा झोपड़ा टाइप है, आप आएगा तो आपको रिस्क है, मत आओ करके। तो एक बार मैं सुना, दूसरी बार मैंने मिनी टम्बो में माल भर के, सैनिटाइज, मास्क, चावल, आटा सब भर के, एक बार ना लॉकडाउन खोलने तक उनको अपन संभाला था, ये जो इधर का जो किन्नर समाज का लोग है। तो ऐसा जो भी जो बाकी लोग भी किया, नहीं ऐसा नहीं है, सभी लोगों ने किया अपना अपना ताकत के हिसाब से। बाद में गाविद साहब बोला तहसीलदार को 500 किट देना है, बोला 500 किट चाहिए, उनको भी शॉर्टेज है करके। तो तहसीलदार और प्रांत अधिकारी गाविद साहब भी आया, संसद भी आया अपना कार्यालय में, शास्त्री नगर कार्यालय में, टम्बो भर के 500 किट डाल के उनको भी अपन हैंड ओवर किया था। तो इसमें सबका एक योगदान है। फिर आमदार प्रसाद लाड जी ने उधर से माल भेजा था, ट्रक भर के सामान भेजा था, वो भी अपन ने पूरा अपना पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, सबका हालत ख़राब था ना, तभी दुकान बंद, लेगा किधर से। तो ये ऐसा तो नहीं है कि अपन 4-5 महीने का तो कोई स्टॉक नॉर्मल आदमी तो रखता नहीं है। तो मैं अभी भी मैं सबको बोलते हैं वो दिन याद रखो कभी भी, कैसे था लोग तड़प रहा था, जो सेकेंड वेव में जो ऑक्सीजन का सब प्रॉब्लम हो गया था, तो कितना जन अच्छा लोग अपना बीच में से निकल गया कोविड में, बराबर ना। अच्छा यंग लोग एकदम तंदुरुस्त, एकदम दिखने में एकदम तंदुरुस्त। फिर उसमें मेरे को और एक विषय भी बोलना पड़ेगा, तुंगारेश्वर का ऊपर एक सदानंद बाबा है, बालयोगी सदानंद महाराज, उन्होंने एक काढ़ा बनाया था जी। तो ये मालूम पड़ा तो हम गया उधर, तो उन्होंने मुझे वो काढ़ा दिया, बोला हफ्ता में 1 ढक्कन गाली पियो, आपको कुछ नहीं होएगा आपका। तो मेरा साथ में जो लोग आए वो बोला ये तो दिन भर बाहर घूमते, तो बोला ठीक है, आपका अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो 2 ढक्कन भी बोला हफ्ता में। तो मैंने आज भी मेरा घर पे वो ये रखा है दवा। मेरे को लगता है मुझे कुछ, मेरा भी डायबिटिक है, इतना तो अपन ये भी नहीं कि बड़ा हेल्थी तो नहीं है, लेकिन मेरे को कोविड का कुछ असर इसलिए नहीं हुआ। मैं अभी भी विश्वास करते बाबा का जो काढ़ा हम लेता था, और मैंने कई लोगों को 1-1 बोतल फ्री में भी दिया खरीद के, बोला आप लोग एक बार 1 बोतल ले लो और उसका बाद मांगते तो उधर फ़ोन करो, उधर से एक बंदा इधर आकर देते करके। तो कोविड का टाइम पर वो बाबा का भी आशीर्वाद था लगता है, इसके लिए अपना जैसा लोग भी सेवा करने के लिए चाहिए ना। तो बाबा का आशीर्वाद और ऊपर वाले का आशीर्वाद से पूरा कोविड का टाइम पर अपन ने पूरा कई टाइम पर ऐसा कोविड पेशेंट के साथ मिलना भी हो गया, लेकिन अपना दो बार तो ऐसा बॉडी पे क्या बोलते हैं हाथ लगा के बात करना पड़ा, मालूम नहीं था उसको पॉजिटिव है करके। और एक हमारा विकास करके अभी बाद में मालूम पड़ा, फिर मेरे को टेंशन नहीं था, वो जो है देखा जाए, विकास करके हमारा कार्यकर्ता है, उसका जन्मदिन था, वो आके ऐसा हाथ डाल के सेल्फी लिया, दूसरा दिन उसका पॉजिटिव था। तो सर हमने सुना था जिसको पॉजिटिव हो रहा था, हाँ, वो अगर कोई पॉजिटिव है, हाँ, वो किसी पार्टी में जा रहा है तो उस पार्टी में जितने भी लोग हैं उन सबको उठा लेते थे। हाँ, लेकिन उस टाइम मैं बोला ना बाबा का आशीर्वाद रहेगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं है। मैं अच्छा का सब पूरा टाइम बाहर था, कार्यालय खुला था और टम्बो रखा था अपन, और अपना 3-4 जन का टीम था, वो सब लोग सब जगह जाके बहुत सेवा किया था। सर जैसे आपने बताया है कि इतनी सारी आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, जब लॉकडाउन आया था तो एक पॉलिटिशियन की लाइफ होती कैसी है? जैसे मीडिया दिखाती है कि चमक रहती है और वो हमेशा खुश रहते हैं, पैसा ही पैसा रहता है इस फील्ड में, और अगर आप एक बार पॉलिटिशियन बन गए ना तो बस लाइफ फिट है, आपको पैसा ही पैसा आपके घर में आएगा, वो भी डब्बे भर भर के। तो क्या ऐसी रहती है रियल लाइफ?
मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। आज का तारीख में कितना कर्जा है मेरा ऊपर मुझे मालूम है, क्योंकि लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है। पॉलिटिक्स किसके लिए पैसा कमाने का माध्यम रहेगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्यों? वो सबको मालूम है, क्योंकि वो पैसा कमाना नहीं है उसमें। अब मोदी जी बोलते हैं ना, ये एक सेवा का माध्यम है। राजनीति हमारे लिए एक सेवा का माध्यम है। और मैं बोला ना, बस बचपन से अपना सेवा करने का एक विचार मन में है, वो अभी भी है। तो पैसा कमाना वो अपन के बहुत जन का काम करके देता है, लेकिन वो उसमें कभी कोई कार्यक्रम के लिए कोई डोनेशन दिया होगा तो अलग बात है। लेकिन बाकी अपन, मेरे को लेना है, मेरे को 2 बेडरूम का लेना है, फिर बंगला लेना है। मैं भी अभी भी लोन का घर पे रहता हूँ, छोटा सा घर है। वो भी अभी बेचने का विचार करते हैं, क्योंकि वो लोन भरने को मुश्किल होते हैं। समझ गया ना? तो ऐसा नहीं है, पैसा सब चीज़ नहीं है। और अब पॉलिटिशियन जो अभी देवेंद्र जी है, मोदी जी है, जो जितना बीजेपी का टॉप लेवल का लीडर लोग है, वो सब तो मुझे लगता है 4 घंटा भी सोता नहीं होगा, 20 घंटा भी देश के लिए काम करते हैं। लेकिन वो पैसा कमाने के लिए नहीं है, वो सब अपना बहुत बड़ा योगदान है, रोल मॉडल है। और ऐसा कार्यकर्ता बीजेपी में है करके आज बीजेपी सत्ता में आया। और मोदी जी का आप यूट्यूब में वो वीडियो देखो, जब भी 2014 में मोदी जी लीडर बन के, मतलब लोकसभा चुनाव बन गए, जब भी उधर उनका दिल्ली में स्वागत हुआ था हेडक्वार्टर के पास, तो उनका भाषण आप सुनो। उन्होंने पहले ही बोला, सैकड़ों कार्यकर्ता ने बलिदान दे के आज इधर तक हम पार्टी बड़ा हो गया, और आज प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का बना। उसका पीछे उन्होंने केरल का, बंगाल का नाम लेके बात किया, बोला इतना कार्यकर्ता ने बलिदान ये संगठन के लिए दिया, तभी आज मोदी जी बना और आज देवेंद्र जी बना। ये सब जो है बना, तो उनको भी मालूम है। इसके लिए उन लोग कभी ये पैसा कमाना वो सब चीज़ अपना में नहीं आते। बाकी आपने जो सब बाकी पॉलिटिशियंस देखा होगा, कांग्रेस का होना है तो दूसरा पार्टी का, बीजेपी ऐसा नहीं है। सर पहले के पॉलिटिक्स में और अब की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है? क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लोग ना अपनी जो चीज़ें हैं ना अपनी पार्टी के लिए जान देते थे, पर अभी लोग सिर्फ सत्ता के लिए लड़ते हैं। नहीं, वो पहले और अभी में सब चीज़ में फ़र्क है। मेरा आपका उम्र में क्या था और आज आपका क्या लेवल है, इसमें भी फ़र्क है। जो जनरेशन का जो फ़र्क है वो हर चीज़ में हुआ होगा। जो राजनीति, लेकिन देखो राजनीति बोले तो राजनीति है। अभी समझो आपने, मेरे को लगता है ये सोच के बोला है ये जो महाराष्ट्र में जो चला करके जी। लेकिन वो बदला। वो जो देवेंद्र जी खुला बोलता ना, हमको धोखा दिया तो हम उसका बदला लिया, बस उतना ही, बाकी ख़त्म। और आज लोग सब चाहते हैं बीजेपी में आने को। देश डेवलप हो रहा है। आप देखो, आपका जैसा युवाओं को मालूम है कितना तरक्की देश का हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा हो रहा है। पूरा देश भर में रास्ता, ब्रिज, आप कभी अपन सोच नहीं सकता था ऐसा 10 साल में पूरा हिंदुस्तान बदला। ऐसा कभी अपन अभी देखो, ईरान से 7 लोगों को उसका मौत का सज़ा सुनाया था, एक मुद्दा, उसको छुड़ा के लाया। ये कभी हिंदुस्तान कभी सोच नहीं सकता था। ईरान जैसा देश में से मौत का सज़ा कोर्ट ने सुनाया था उनको, अपना मुझे लगता सेना का लोग था, उनको छुड़ा के लाया। उक्रेन में वार चलते है, उधर से वार बीच में से कैसे ब्रेक देता ना, क्या बोलते हैं, इंटरवल ब्रेक दे के हुए अपना लोगों को लाया। ये सब मोदी जी कर सकते हैं। और ये देश आज वो पूरा दुनिया मोदी जी को सलाम मारते, ग्लोबल लीडर बोलते। तो ये सब जो 10 साल में जो देश में जो परिवर्तन आया, वो कभी इससे पहले भी कभी आया नहीं, और आगे भी कोई दूसरा कोई पार्टी वाला सोच भी नहीं सकता। उनका सोच का बाहर है सब। ये जो क्या नाम है, राहुल गांधी वगैरह जो सब घूमते इधर उधर। अभी आपने कल वायनाड में राहुल गांधी नॉमिनेशन भरने के लिए जो जुलूस देखो, उसमें मुस्लिम लीग का झंडा दिखते है, कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं दिखते। वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो ये सब है ना, इनका सोच की बात है। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए सोचते हैं, और देश का प्रगति। और हमारा नारा है ऐसे, पहले देश, उसका बाद पार्टी, उसका बाद खुद का विचार, पर्सनल विचार। सर हम जब ना हम किसी गेस्ट के पास आते हैं ना, तो हम उनके बारे में बहुत रिसर्च करके आते हैं। तो सोशल मीडिया में ना एक चीज़ थी जिससे मुझे आपसे पूछना है। पालघर में 2017 में 2 साधुओं को मारा गया था, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? वो कोविड का एकदम पीक टाइम पर हत्या हुआ था। एक्चुअली वो बेचारा सूरत जा रहा था, उनका ही जो साधुओं का वो जो टीम का अंदर का किसी का उधर निधन हो गया था, उसका मौत के वो मिलने के लिए जा रहा था उधर जी। वो नासिक से एक साधु आया था और मुंबई का ड्राइवर ऐसा हम लोग जा रहा था। तो हाईवे ब्लॉक था, जो गुजरात में एंट्री नहीं था।
तो किसी ने ये रास्ते से जाएगा तो उधर एंट्री होएगा करके किसी ने उसको सलाह दिया, तो उन लोगों ने अंदर का रास्ते से निकला गाड़ी। तो वो जो एक तो कम्युनिस्ट का प्रभाव बहुत है। मैं तो कम्युनिस्ट का एकदम कट्टर विरोधी है। कम्युनिस्ट बोले तो एकदम ये देश के लिए घातक मैं समझता हूँ। CPM बोले तो घातक है, एक नंबर का घातक है। अभी खाली बचा है हमारा गांव में, केरला में उनका सरकार है, बाकी बंगाल में गया, त्रिपुरा में गया, महाराष्ट्र में मुझे लगता है ढानू विधानसभा में उसका वर्चस्व है। अभी भी उनका एक विधायक मुझे लगता है महाराष्ट्र में ढानू से है, जिधर हत्या हो गया। तो कम्युनिस्ट लोग ये भगवा देख के पागल होके वो बेचारों को मार दिया उधर। बाकी कोई इश्यू नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। रास्ते से जा रहे इन लोग देखा गाँव वाला, तो उनको मालूम है उधर भी रास्ता बंद है, वापस आना वाला इधर, तो सब जमा होकर उनको गाड़ी का अंदर ही पीट कर मार दिया था। मैं उधर पहले पहुंचने वाला व्यक्ति भी मैं ही है उधर। 5वां दिन मैं उधर पहुंचा उधर, तभी संचारबंदी भी था, लेकिन देवेंद्र जी से फ़ोन पे बात हो गया, फिर एक चैनल वाला को भी लेके मैंने उधर पहुंच गया था उधर। और उधर का असली जो सिचुएशन है वो सब देखा मैंने। वो सरपंच जो मैडम था वो भी बीजेपी का था सरपंच, उनका भी घर पे गया था और उधर जो सिचुएशन सब देखा मैंने। फिर रात को आके देवेंद्र जी को मैंने सब बताया, मैंने ऐसा ऐसा है उधर। वो मैडम का भी जान खतरा में है, इन लोग उसको भी मारने का, और गाँव वाला सब भाग गया था, मतलब मर्डर करके उन लोग सब तो सब निकल गया था उधर से। तो बहुत फिर मुझे लगता है 15 दिन होने के बाद फिर मुझे लगता है बीजेपी का पूरा टीम गया था उधर, तभी भी मैं साथ में गया था उधर। तो ये बहुत बड़ा, अभी तो देवेंद्र जी आने के बाद तो अभी वो CBI को दिया है केस, तो उसमें जो आरोपी है वो सब पहचानते सब कौन था। इसमें NCP का शरद पवार पार्टी, उनका पार्टी का जिला परिषद का सदस्य था, उनका ही नेतृत्व में हो गया था। वो सब क्लियर कट है, वीडियो सब दिखते हैं आजकल, वो सब वीडियो में दिखते हो। जी सर, ये सवाल ना हम हमारे हर गेस्ट से पूछ रहे हैं कि अगर अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आप कहाँ पे होते? मुझे फ़ोटोग्राफ़ी बचपन से शौक़ था फ़ोटोग्राफ़ी का। तो मैं वसई में भी आके फ़ोटोग्राफ़ी का ही मेरा स्टूडियो था, वसई में भाईंदर में। और इधर तालुका में फर्स्ट कलर लैब, उस टाइम नेगेटिव फ़ोटोग्राफ़ी होता था जी। कलर लैब भी मैंने चालू किया था। मैं अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बन गया, लेकिन जो संघ का काम करता था पॉलिटिक्स में, नहीं तो संघ का मैं काम करता रहता था। वो तो कभी ज़िंदगी में अपने से निकलेगा नहीं कभी भी। वो संघ से जो प्रेरणा मिला उसी का ही, ये सब जो भी कुछ काम करते हैं उसी का ही देना है अपन। जो संघ से जो बचपन से जो प्रेरणा मिला, आज भी वो उतना ही जोश में अपना दिल में है। लेकिन डेली शाखा में जाना वगैरह नहीं होता, लेकिन वो जोश कभी कम नहीं होते। आप कब से बीजेपी में? बीजेपी में मुझे लगता है 25 साल का आसपास हो गया। 25 साल से पार्टी का ऑफिशियली काम करता है, लेकिन बचपन से संघ का स्वयं सेवक है, संघ का काम करते हैं। आपने बीजेपी क्यों चुना? संघ में जाना वाला अगर कोई पॉलिटिक्स में जाता तो बीजेपी में ही आएगा, क्योंकि वही एक देशभक्त पार्टी है और संघ का मतलब परिवार का ही है। और इसके लिए आप चेंज भी कर सकते थे, तब भी आपने बीजेपी चुना? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स में नहीं आता तो ठीक है, संघ का काम करता था। आज भी कभी कभी सोचते हैं ये संघ का काम वो एक सेवा ही है पूरा 100%। पॉलिटिक्स में क्या होता है, सब लोग एक तरीका तो नहीं रहते, तो कभी कभी ऐसा मन में आते हैं संघ का काम अच्छा रहता है, लेकिन सब लोग संघ का काम करें तो बीजेपी में भी लोग चाहिए ना। जी, ये सो विचार का। जी सर। पॉलिटिक्स जितनी अच्छी लगती है उतनी अंदर से है नहीं, इसमें सबका अपना अपना स्वभाव रहता है। जो कुछ लोग है जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सामने उसको दुश्मन नहीं रहता। अपन खुला बोलते तो कोई दुश्मनी अपने से रहता है। इसके लिए आज अभी एक हमारा कार्यकर्ता मेला हुआ था, तो उधर NCP का बंदा बोलता है उत्तम कुमार बहुत कड़वा है, कट्टर है, मेरा उनका कई बार क्रॉस हुआ करके। बात सही है, गलत को गलत बोलेगा। अभी अपना साथ है तो ठीक है, हाथ मिलाया मैं जाके उसको, वो अलग बात है। लेकिन विरोध करने के टाइम पर अपन बीजेपी का है तो विरोध को विरोध ही करेगा अपन, उसका साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, पर्सनल रिलेशन किसी से हो सकता है, लेकिन ये जो चीज़ गलत को गलत बोलना भी ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ आजकल। लेकिन कम लोग बोलते हैं। सर, आप कोई अपना फेस बता सकते हैं कि जब आपने समाज के लिए बहुत अच्छा किया पर लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की? जैसे कि अगर आपको कुछ हेल्प करना है, आप कहीं पे गए लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं, देखो मैं विचार करता हूँ, अपना बुजुर्ग भी और लोग भी बोलते हैं अगर मैं आपको हेल्प किया इसका मतलब आपसे मेरे को रिटर्न मिलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचने का। आप तो कल उल्टा बोल सकते क्या हेल्प किया, वो तो ठीक है, ये दुनिया ऐसा है। लेकिन
ये मैं तो भगवान के ऊपर विश्वास करने वाला आदमी है। अगर हमने अच्छा काम किया तो उसका रिजल्ट किधर ना किधर अपन को मिलने वाला है। अभी मैं केरला में जन्म हुआ आदमी है, केरला का है, साउथ इंडियन है, और इधर आके पार्टी में काम करके 2 बार शहर अध्यक्ष बना, 1 बार जिला महासचिव बना, जी अभी प्रदेश का पद दिया। तो वो काम का भी किधर ना किधर नौंद होता है ना, तो ऐसा चलते है सब। जी। तो सर हमारा एक ना लास्ट पार्ट होता है हमारे पॉडकास्ट का, जिसमें हम आपको 3 वर्ड देंगे, द वंडर वर्ड्स, जिसमें आपको उसका मतलब बताना है। आप क्या सोचते हो उसके बारे में? पहला, कैमरा। कैमरा तो मेरा जान है, क्योंकि मैं बचपन से जब ये फ़ोटोग्राफी का बहुत वैल्यू रहता था, तो किधर भी जाते शादी में, नहीं तो किधर फंक्शन में जाते, तो उस टाइम पर बैटरी ऐसा शोल्डर में लटकाते हुए और एक कैमरा रोली फ्लेक्स ऐसा बड़ा राजा कैमरा था, उसमें ऐसा देख के फ़ोटो निकलता तो अपन बचपन से उसको तो हीरो समझता था फोटोग्राफर को। तो मेरा मन में बचपन से वो शौक अभी भी है, लेकिन अभी डिजिटल आने के बाद इतना उसमें कला नहीं रह गया, आर्ट नहीं थे। अभी हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करता था, तो उसमें हाथ से सब बहुत सारा काम करता था, और उस टाइम पब्लिक भी अच्छा टेस्ट उसको भी मालूम था फोटोग्राफी के बारे में, पब्लिक को भी नॉलेज था। अपन फ़ोटो देने का टाइम वो देख के बोला अरे मेरा कपड़ा बराबर नहीं, आपने बताया क्यों नहीं। तो अपन उस टाइम पर फोटोग्राफी में एक डेप्थ था और कला था, अभी नहीं है वो। अभी लोगों का भी टेस्ट नहीं है, जब मिला दिखा ठीक है, चेहरा देखा तो खुश सर हो जाता। हाथों में फ़ोन है सबके। हाँ, सबका फ़ोन पे आ गया। संघर्ष। संघर्ष तो अपना लास्ट तक अपना संघर्ष ही रहेगा, क्योंकि जो काम करने वालों को संघर्ष रहता ही है लाइफ में। जो भी काम करता है ना ईमानदारी से, उसको तो लाइफ में संघर्ष जरूरी है। ज़िंदगी में संघर्ष रहना चाहिए। रहना चाहिए, संघर्ष रहना चाहिए, उसको सामना करना चाहिए, तभी अपन कुछ। नहीं तो सबका जैसा अपन सब चर्चेट जाते, मैं भी चर्चेट जाते, मैं तो उल्टा चलने वाला आदमी है। सेवा। सेवा तो मैं स्टार्टिंग में आपको बोला, सेवा बोला तो बहुत ज़रूरी है। क्यों मालूम है, जब आदमी मुसीबत में पड़ता है तभी उसको कोई जाके हाथ मिलाता है ना, तो उससे ज़्यादा पुण्य का काम नहीं है। मुझे मालूम है केरल में साउथ में सुनामी आया था, तभी एक ट्रक भर के सामान लेके मैं इधर से गया था। बहुत लोगों ने उसमें सहयोग किया था। वो भी ऐसा वापरेला कपड़ा वगैरह नहीं, सब एकदम चावल आटा कपड़ा ये सब ताज़ा मतलब फ्रेश एकदम। ट्रक में बैठ के मैं गया, क्योंकि ट्रेन में जाने का भी मेरे पास पैसा का बंदोबस्त नहीं था। ट्रक में भर के, आपको मालूम है ट्रक में बैठ के जाने में कितना कठिनाई आती है। वो सीट में सोने को नहीं रहता, ड्राइवर का बाजू में बैठने का। इधर से इतना घंटा, मतलब मुझे लगता है 30-35 घंटा ट्रैवल करके उधर जाके हमने वो सामान डिस्ट्रीब्यूट किया उधर। तभी लोगों को जो मदद मिलता है ना, तो वो बहुत बड़ा, उन लोग भी खुश होते हैं और अपना भी दिल में एक तसल्ली होता है, देखो अच्छा काम है करके। सांगली कोल्हापुर में बाढ़ हुआ था, तभी भी मैंने इधर से पूरा ट्रक भर के, मैं और मेरा अकेला का काम नहीं है, सब टीम का काम है। हम लोग जाके उधर डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी इधर चिपलून में बाढ़ हुआ था, चिपलून में बाढ़ हुआ तभी भी एक ट्रक सामान हमने भेजा उधर। फिर उधर गणपति का सीज़न था, तो उनका जो गणपति जो बनाते, जो उसको कार्यशाला क्या बोलते हैं उसको, वो मूर्ति जो बनाते, वो भी सब पानी में ये हो गया था। तो लोगों ने मुझे बोला अरे हमको मूर्ति मिल सकते है क्या। अब यकीन नहीं करेगा, मेरा पास तो, मैं तो इतना सादा आदमी है, मैंने तो पेपर में न्यूज़ दिया, ऐसा हमने 500 मूर्ति लेके जाने का संकल्प लिया करके न्यूज़ दिया। मेरा जो ऑफिस में जगह नहीं था, इतना मूर्ति लोगों ने ला के दिया। इधर का पूरा ग्रामीण का लोग, जो पांजू बंदर का, जो कोली समाज का लो, आगरी समाज का लो, सब गांव वाला ने आके मूर्ति लेके गया। किसी से अपन पैसा नहीं लिया, पैसा लेके आता था तो उनको बोलता था मूर्ति लेके आओ, इधर फलाना जगह पे हमारा है दोस्त का दुकान है, उधर से मूर्ति लेके आओ। और खास करके मैं उस टाइम पर इधर का जो सत्ताधारी पार्टी है, इधर का प्रथम मेयर राजीव पाटिल, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो बोला अरे आपको ये आइडिया कैसे आते हैं। मैं बोला देखो उनको ज़रूरी है तो अपन को, मैं भी मदद करता बोला। उन्होंने भी 5 बड़ा मूर्ति उनका तरफ से दिया था, और हम खुद जाके उधर चिपलून में जाके उसको अभी जो किन्नर का बात किया था, वो किन्नर समाज का लोग भी मुझे लगता है 10-12 मूर्ति लेके आया था, क्योंकि उन्होंने बोला आपने हमारा मदद किया तो ये भगवान का काम है, हम भी देते करके मूर्ति ला के दिया था। वो मूर्ति हमने उधर चिपलून में जाके डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये हमेशा एक दूसरे को मदद करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जी सर, एक आखिरी सवाल था मुझे आपसे कि आपके लाइफ में आइडियल कौन है आपके? आज तक आपने इतना सब चीज़ें की हैं, कोई तो आइडियल होगा, कोई लीडर, या फिर आपके घर में कोई?
नहीं, मेरा घर तो सादा सीधा घर है, ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं उधर। एक तो संघ से जो प्रेरणा है मेन आइडियल है। बाद में तो अटल बिहारी वाजपेयी से मेरा बहुत मैं बहुत उनको मानता था, अटल बिहारी वाजपेयी। और अभी तो देखो मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस, एकदम बोले तो रोल मॉडल बोले तो मेरा मन में कभी भी रहता है। मोदी जी जो काम करते हैं ये एज में भी, वो जो हार्ड वर्क करते हैं, ऐसा कोई कर भी नहीं सकते। तो देवेंद्र जी जो पॉलिटिक्स में, मैं तो बोलता हूँ देवेंद्र जी एक नंबर का मतलब तेज दिमाग है, और एकदम डिसीजन में 1 मिनट में डिसीजन लेने में उन सक्षम रहते हैं। और कोई मतलब सब कार्यकर्ता से भी उनका जो बात करने का, सुनने का, मैं बोला ना कोविड का टाइम पर कई दिन मेरा उनसे टेलीफोन पे बात होता था। और एकदम मुझे लगता है देवेंद्र जी पूरा महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा आधार रहेगा देवेंद्र जी का काम। तो उत्तम सर, यही था हमारा पॉडकास्ट और आपसे पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ।